नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, चाहे आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड टीजीटी पीजीटी की एलटी ग्रेड की जीआईसी टेट नेट या DSSS संस्कृत से रिलेटिव किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास है आपकी मेघदूतम, संपूर्ण मेघदूत है। और मेघदूत लिखा है किसने? कालिदास जी ने। इससे पहले दोस्तों कादम्बरी करा दी है, कादम्बरी की प्रश्नोत्तरी करा दी है, सुकनाशोपदेश की करा दी है, ठीक है। और दोस्तों आपकी जो है शिवराज विजय की करा दी है। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप संपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मेघदूत की संपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी, क्योंकि पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हैं कालिदास जी। तो आपके मेघदूत को स्टार्ट करने से पहले हम कालिदास जी के बारे में जानेंगे कि कालिदास जी जो दोस्तों कविकुल गुरु कालिदास का स्थान जो है भारत में ही नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ महाकवि और उत्तम नाटककार के रूप में सुनिश्चित हैं। तो ये दोस्तों ये मत समझना कि ये भारत में ही है, संपूर्ण विश्व में है। इनके जो है काव्य के 3 भाग हैं। किसके? कालिदास ने 3 भागों में काव्य लिखा है। काव्य एक है खंड काव्य, दूसरा है महाकाव्य और तीसरा है नाटक। तो फ्रेंड्स, उनकी जो कवित्व शक्ति है इसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया है, इनकी बराबरी। और ये जो थे कौन? कालिदास जी शिव जी के उपासक थे। किसके थे? शिव के उपासक थे महाकवि कालिदास। और इनका जन्म जो था वो उज्जैनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उज्जैनी में इनका जन्म हुआ था, क्योंकि कुछ महाशय मानते हैं कि इनका जन्म कालिदास जी का उज्जैनी में हुआ था। और दोस्तों इनका जो समय है, इनका समय प्रथम शताब्दी है। कितना है? ईसा पूर्व। कालिदास जी का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। प्रथम शताब्दी याद रखना, ठीक है। प्रथम शताब्दी इनका जन्म है और ये ब्राह्मण कुल में इन्होंने जन्म लिया था। कालिदास के आश्रयदाता कौन थे? विक्रमादित्य थे, ठीक है। कौन थे? विक्रमादित्य। कौन के आश्रयदाता थे ये? कालिदास जी के आश्रयदाता थे। और कालिदास जी की जन्मभूमि मालव की राजधानी उज्जैनी है। अभी मैंने आपको बताया है उज्जैनी मालव की राजधानी उज्जैनी है, ठीक है। और कालिदास जी के अन्य नाम भी हैं, कवि कुलगुरु जी, सरस्वती के वरद पुत्र, साहित्य के कवि, लौकिक साहित्य के कवि, ये इनके अन्य नाम हैं, ठीक है। कालिदास जी की पत्नी है विद्योत्मा। इसके बारे में आप जानते होंगे। अधिक जानकारी मैं नहीं दे सकती क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा। तो इनकी पत्नी का नाम था विद्योत्मा। और विद्योत्मा के कारण ये घर छोड़ करके गए थे। तो जब घर छोड़ करके गए थे तो ये विद्या प्राप्त करके जब वापस आए तो अपनी पत्नी से कहा इन्होंने, अनाव्रत कपाटम द्वारम देही। तो राजकुमारी जो थी विद्योत्तमा, वो एकदम आश्चर्य में पड़ गईं और उन्होंने आश्चर्य में कहा, अस्ति कश्चित वांगिशेषः। तो इन्होंने ये 3 शब्द बोले दोस्तों, और इन्हीं 3 पदों को लेकर के कालिदास जी ने 3 काव्यों की रचना कर दी। अस्ति से इन्होंने कुमार संभव को लिखा, नोट कर लेना। अस्ति से इन्होंने क्या लिखा? कुमार संभव, ठीक है। और दूसरा था इनका कश्चित। कश्चित से इन्होंने लिखा था अपना मेघदूतम, जिसके संपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। मेघदूतम का एक खंड काव्य है। और तीसरा था वाक। वाक से इन्होंने लिखा रघुवंश महाकाव्यम, ठीक है। तो इस प्रकार कालिदास जी की दोस्तों 7 कृतियाँ हैं। कितनी हैं? 7 रचनाएं हैं। नंबर फर्स्ट है ऋतु संहार, जिसमें ऋतुओं का वर्णन है और ये 6 सर्गों में और 6 ऋतुओं का वर्णन है। और इसमें 144 पद्य हैं। कितने हैं? 144 पद्य हैं। किसमें दोस्तों? ऋतु संहार में। मेघदूतम एक खंड काव्य है और इसमें आपके मेघ में 67 पद्य और उत्तर मेघ में 55 पद्य हैं। कुमार संभव यह कालिदास का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें 17 सर्ग हैं।
कितने हैं? 17। रघुवंश में यह एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं दोस्तों और इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। 5वीं है मालविकाग्निमित्रम और 6वीं है विक्रमोर्वशीय और 7वीं है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो ये आपको कालिदास जी से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई। अब चलते हैं, आप बताइए ये किसकी पिक्चर है? ये जो दिखाई दे रहे हैं, पहले आप इनके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, ये आपको जो दिख रहे हैं आप बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे क्या है, ऊर्जा प्रदान करती है, मुझे मोटिवेट करती है। तो दोस्तों आप लोग लाइक कर दिया करें और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं सभी मित्रों को इस वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन की प्रेस को ज़रूर जो है आप लोग बजा देना, जिससे दोस्तों रोज़ाना के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो बताइए फटाफट से ये कौन है? तो आप लोग जो अध्ययन कर रहे हैं मेघदूत का, और आपके जो भी विचार हैं वो आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि आपके सुझाव मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए मेघदूत का अध्ययन कर रहे हैं। तो मेघदूत एक सर्वोत्तम गीति काव्य है। क्या है ये? गीति काव्य है मेघदूत। ठीक है, गीति काव्य भी आ सकता है। अगर गीति काव्य नहीं है तो आपको जो है खंड काव्य दिखेगा, तो खंड काव्य पे भी आपको लगा देना है। मेघदूत का मुख्य पात्र है यक्ष। ये कौन है? यक्ष। इसका जो पात्र है वो है यक्ष, जो अपनी पत्नी से 1 वर्ष तक का विरह भोग रहा है। यानी यक्ष अपनी पत्नी से दूर चले गए हैं 1 साल के लिए और वो जो है बहुत ही दुखी हैं, दूर रह रहे हैं। विरह यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश यक्षिणी के पास अलकापुरी भेजना चाहता है। जो यक्ष हैं इन्होंने एक दूत बनाए हैं जिनका नाम है मेघ, और वो अपनी पत्नी के पास में संदेश भेजते हैं। जैसे आजकल हम फ़ोन से मैसेज करते हैं ना, वैसे ही यक्ष ने मेघ को दूत चुना और संदेश यक्षिणी के पास में अलकापुरी भेजने के लिए तैयार कर दिया। इस प्रकार दोस्तों संपूर्ण मेघदूत में केवल यक्ष बोलता है। ये जो यक्ष है ना यही बोलते हैं, और बाकी के सर्वप्रथम मेघ की तुलना जो है, यानी कि इसमें यक्ष बोलता है और केवल मेघ सुनता है, क्योंकि यक्ष ही अपनी पत्नी के पास में संदेश भेजते हैं। तो मेघ तो केवल सुनते हैं और जो यक्ष हैं ये बोलते हैं। संपूर्ण मेघदूत में जो बोले हैं वो यक्ष बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और यक्ष ने सर्वप्रथम मेघ की तुलना की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो यक्ष जी हैं इन्होंने जो मेघ की तुलना की है वो तुलना किससे की है? वो की है हाथी से। ठीक है, किससे की है? हाथी से की है। और फ्रेंड्स मेघदूतम में जो मेघदूत है इसमें मेघदूतम में आपको जो दिखेंगे, जो मेन चीज़ है वो आपको लिखनी है। मेघदूतम में 10 नदियों का वर्णन है। ठीक है, 10 नदियों का और 8 पर्वतों का वर्णन है। 8 पर्वत का वर्णन है मेघदूतम में। तो इसका जो संपूर्ण सार है वो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख लेना, और दोबारा से भी मैं संपूर्ण करा दूंगी। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नोत्तरी हो जाएं, फिर दोबारा से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। जैसा कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मेघदूत से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको संपूर्ण मेघदूत को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, क्या आपको प्रश्न जो है सही से दिख रहे हैं? बोलिए हाँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेघदूतम के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो दोस्तों देखिए मंगलाचरण आपके 3 होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो मंगलाचरण की बात चल रही है तो मंगलाचरण होते कितने हैं? मंगलाचरण होते हैं 3। आपके जो नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक, ये 3 आपके होते हैं। अब इसमें दिया गया है कि मेघदूत में कितने हैं। तो मेघदूत में जो है वो वस्तु निर्देशात्मक है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। ठीक है, अगला है आपका ये देख, आप ये उसकी व्याख्या में देख सकते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेघदूतम की रचयिता कौन है?
तो भैया बता दीजिए फटाफट से, इसमें तो टाइम लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। कालिदास जी हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कितनी हैं? 7 रचनाएं हैं। नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, यानी कि 3 नाटक हैं इनके। काव्य ग्रंथ हैं रघुवंशम और कुमार संभव, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव, ये 2 इनके काव्य हैं। मेघदूतम, ऋतु संहार, ये इनके गीति काव्य हैं। तो इस कुल मिलाकर के इनकी रचनाएं 7 हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मेघदूतम किस विधा की रचना है? तो मेघदूतम जो है गीति काव्य है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका जो है 4th क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका 4th क्वेश्चन है आपका, ये 4th प्रश्न है। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? तो मेघदूतम आपको पता ही है, अभी आ चुका है, गीति काव्य, समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। 5वां है मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो भैया दूत काव्य है, इसमें दूत बना करके भेजा गया है। किसको? ये बता देना कमेंट में, किसे भेजा है दूत बना करके। मेघदूतम क्या है? दूत काव्य है, डी ऑप्शन। अगला है आपका 6वां प्रश्न है मेघदूतम क्या है? सबको पता है, गीति काव्य आता है तो गीति काव्य लगाना है, इसमें खंड काव्य आया है तो खंड काव्य लगाना है। ठीक है, सी ऑप्शन, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। संदेश काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, स्रोत काव्य। तो अब कह रहे होंगे आप कि खंड काव्य भी आया है, गीति काव्य भी आया है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति को समझो आप, प्रश्न क्या कह रहा है। तो इसका जो आंसर ना तो खंड काव्य होगा ना गीत काव्य होगा दोस्तों, संदेश काव्य होगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8वां है मेघदूतम किस विधा का काव्य है? विधा पूछा है तो इसलिए खंड काव्य, बिल्कुल भी समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन। खंड काव्य है, क्या है? मेघदूतम है, सबको पता हो गया होगा, सी ऑप्शन। मेघदूतम किस प्रकार की रचना है? तो मार दीजिए मोहर, लगा दो ठप्पा, खंड काव्य है, सी ऑप्शन। अगला है 11वां मेघदूतम की कथा वस्तु विभक्त है। तो मेघदूतम की जो कथा वस्तु है वो किस में है? उपखंडों में है। किस में है? उपखंडों में है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है 12वां प्रश्न है मेघदूतम काव्य कितने भागों में बटा है? तो मेघदूतम काव्य भैया 2 भागों में बटा है। कौन सा है? पूर्वार्ध और उत्तर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 13वां है यक्षश्चक्रे जनकतनया, इस श्लोकांश में जनकतनया कौन है? तो जनकतनया भैया यक्ष की पत्नी है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है तस्मिन् नद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्त शकामी, यहाँ आद्रौ, यहाँ अद्रौ का तात्पर्य क्या है? तो अद्रौ आपका पर्वत से है, नदियों के नाम बताने हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। 8 पर्वत हैं, उनके नाम बताने हैं। ओके, अगला है आपका 15वां तस्मिन् द्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्त शकामी। मेघदूतम की इस पंक्ति के आगे की कौन सी पंक्ति है? तो इसके आगे की कौन सी पंक्ति है दोस्तों? नीत्वा माशान कनकवल्लभय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है आपका 16वां प्रश्न यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? मास कहते हैं भैया महीने को। ठीक है, तो आषाढ़ में देखा था, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? डी। 17वां है कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूरे संस्थे, इसमें जन शब्द किसका है? तो ये जन शब्द है वो किसका बोध कराता है? ये कराता है यक्ष का, यक्ष का कराता है, बी ऑप्शन। 18वां है कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, इसमें जन शब्द से किसकी ओर संकेत हुआ है? तो इसमें दोस्तों ज़्यादा इधर उधर मत भटको, यक्ष मार दीजिए, डी। 19वां कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, इसमें जन शब्द किसका बोधक है? फटाफट बताइए, यक्ष का, सी ऑप्शन। अगला है 20वां
जीमूतेन स्वकुशलमयी हार्येष्यनुप्रवृत्तिं। प्रस्तुत श्लोकांश में जीमूतेन का अभिप्राय है। तो फ्रेंड्स देखिए, पवन भी माना था, तरंग भी माना था, शकुंतला भी, यशोमती भी, इसलिए आयोग द्वारा सभी को कॉमन नंबर दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 21वां। मेघदूत में धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः है। तो ये क्या है आपका धूमकेतु? ये है आपका मेघ। क्या है? मेघ। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 22वां। धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः भवति। क्या है इसका? मेघ। क्या है? मेघ, बी ऑप्शन। अगला है 23वां। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघ। प्रस्तुत श्लोकांश में सन्निपात का अभिप्राय है। तो सन्निपात का जो अभिप्राय है वो है मित्रों मेघ समूह से। किससे है? मेघ समूह से। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर है पक्का। 24वां है धूम ज्योति ही। देखो एक प्रश्न कितनी बार आया है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति अलग है, आंसर तो वही रहता है। धूम ज्योति ही सलिल मरुताम सन्निपातः किसके लिए कहा गया है? तो मेघ के लिए कहा गया है। समय मत गवाइए, अगले प्रश्न पे चलिए। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो संपर्क देखिए धूम्र से है, ज्योति से है, सलिल से है, लेकिन वृक्ष से नहीं है, इसलिए नहीं पूछा है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 26वां। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो ये तो भैया 4 से बनता है। कितने से बनता है? मतलब कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है? तो मेघ बनता है आपके 4 से। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका 27वां। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? अभी बता दिया है आपको, 4 है, इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है 28वां। प्रकृति कृपाणाश्चेतना चेतनेषु। इसका आपको बताना है कि इसका आंसर सही क्या है। इसका मतलब है कि काम पीड़ित लोग जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं। जो कामी होते हैं ना, वो लोग जड़ और चेतन पदार्थों के विषय में स्वभावतः दीन हो जाते हैं, इसलिए कामार्ता, डी ऑप्शन। अगला है आपका 29वां। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में भेद कौन नहीं समझ पाते? तो कौन नहीं समझ पाते हैं? कामार्थी। जो कामार्थी होते हैं विषय वासना में लगे होते हैं, इसलिए भी ऑप्शन। कालिदास के अनुसार चेतन और अचेतन में प्रकृति कृपण कौन है? देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया, तीसरी बार कामार्थी होगा, प्रश्न बदल के आता है। इसलिए दोस्तों आपको इतनी तैयारी करा दी जाएगी आपके आदर्श कैरी क्लासेस पर कि प्रश्न जो जहाँ से भी आएगा वो आदर्श कैरी क्लासेस से ज़रूर आएगा, क्योंकि सिर्फ प्रश्नों की प्रकृति बदली है दोस्तों, आंसर वही रहता है। बस आपको जितनी भी वीडियो करा दी हैं उन्हें रोज़ाना कंटिन्यू सुनिए, और जो भी प्रश्न लगता है कि हाँ ये हमारे नोट्स में नहीं है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लिया करें और लिख लिया करें। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 31वां प्रश्न है फ्रेंड्स। निम्नांकित में कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंध नहीं है? तो मेघदूतम से संबंध नहीं है। अकृतार्थे अपि मनसिजे रति भय प्रार्थना कुरुते, ये वाली नहीं है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कहा गया है काम भाव के सफल न होने पर भी दोनों ओर की इच्छा प्रेम को उत्पन्न करती है। यह जो है किसमें से है? ये दुष्यंत और शकुंतला की बातें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का है ये। ठीक है, इसमें मेघदूतम की बात चल रही है, तो नहीं है आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 32वां प्रश्न है मित्रों। यांच्या मोघावरमधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है? तो म से मोघा, तो म से मेघ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। इसमें मतलब कहा गया यांच्या मोगा में अधिक गुण वाले व्यक्ति के प्रति की हुई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है, पर नीच से मनचाहा फल पा जाना भी अच्छा नहीं है। यांच्या मोघा वर्म अधिगुणे, यानी कि इसमें जो अधिक गुण वाले व्यक्ति के प्रति की गई याचना निष्फल होने पर भी श्रेष्ठ है,
अगर कोई अच्छा व्यक्ति है और उसने प्रार्थना की है और वो प्रार्थना जो काम नहीं की है तब भी वो श्रेष्ठ है। लेकिन जो नीच लोग होते हैं, मनचाहा फल पाना भी अच्छा नहीं होता। अगर नीच लोगों के सामने आपने मनचाहा फल मांगा और वो मिल गया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है सी। अगला है 33वां, यांचा मोगा वरम अधिगुड़े नाद में लब्ध कामा। इस श्लोकांश में अधिगुड़े शब्द से किसका संकेत है? अधिगुड़े बताना है, तो ये है मेघ से, सी ऑप्शन। अगला है 34वां, यांचा मोगा वरम अधिगुड़े नद में लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो भैया कहाँ से ली गई है? ये मेघदूत से। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? कमेंट में बताना जरूर, किरातार्जुनीयम, ठीक है। अगला है न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतामेपेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनयस्तचयी। ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है मेघदूतम से। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। और अभिज्ञान शाकुंतलम के भी कालिदास हैं। उत्तर रामचरितम के कौन है? भवभूति। कौन है? भवभूति। और नीति शतकम के कौन है आपके? भर्तरी। ठीक है, ये आपकी सही है। इसका सही आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस्थोचयी। यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? तो मेघदूतम से लिया गया है। मेघदूतम कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की है, शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की है ये। अगला है आपका 37वां प्रश्न है, रिक्त सर्वो भवति ही लघुता पूर्णता गौरवा। यह श्लोकांश उद्धृत है। ये कहाँ से लिया गया? इसमें कहा गया है कि खाली हुए सब हल्के होते हैं। जो खाली होते हैं ना वो सब हल्के होते हैं। भरा हुआ होना भारीपन का कारण होता है। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये मेघदूत से लिया गया है। इसलिए मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा। आंसर ए पक्का। कौन सा होगा? ए। नीति शतकम बोलो फटाफट से। भर्तरी। किरातार्जुनीयम भारवी। उत्तर रामचरितम भवभूति। आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला है आपका 38वां प्रश्न है, रिक्तः शर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से है? ये कहाँ से ली गई है? ये आपकी ली गई है मेघदूतम से। और ये ऋतुसंहार, रघुवंश महाकाव्यम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये चारों जो है कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, किसकी है? कालिदास की। इसके लिए इसका आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 39वां, रिक्तः शर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? तो ये मेघदूतम से है। किरातार्जुनीयम आपकी किसकी है? भारवी की रचना है। और आपका अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। और आपका रघुवंश महाकाव्यम भी कालिदास का। इसमें सिर्फ किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की है। आंसर सी सही है। 40वां प्रश्न है, सबसे अधिक लघु कौन होता है? तो सबसे जो लघु हल्का होता है वो रिक्त होता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही। मैंने ये इकतालीसवां प्रश्न है, स्त्रीणामाद्यम प्रणयवचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। यह सूक्ति किस ग्रंथ से आई है? तो यह सूक्ति जो है मेघदूतम से आई है। और इसका आश्रय है स्त्रियों का प्रीतम के प्रति किया गया हाव भाव प्रथम प्रणय वाक्य होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी कालिदास की है, नीति शतकम भर्तरी की, किरातार्जुनीयम आपकी भारवी की है। इसलिए मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा। आंसर डी पक्का। अगला है 42वां प्रश्न है आपका, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है विभ्रम प्रदर्शन।
क्या है मित्रों? सी ऑप्शन। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? तो आशाबंध होता है आपका कुसुम सदृश, फूल के समान, कुसुम सदृश, सी ऑप्शन। अगला है आपका 44वां, संपत्यन्ते कतिपय दिन स्थायी सह दशाणाम। इस श्लोकांश में आपको बताना है कि दशारणा का मतलब क्या है। तो 10 से दशारणा, 10 से देश, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब है दशाड़ नामक देश से है। ठीक है, अगला समझ में आ गया। अगला है 45वां आपका प्रश्न जो है, मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नर्मदा, विदिशा, उज्जैनी, अयोध्या। देखिए, नर्मदा है, विदिशा है, उज्जैनी है, लेकिन मित्रों आपकी अयोध्या नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46वां है, मेघदूत में यक्ष वक्र पंथा यद्यपि भवतः आदि कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? तो ये करते हैं अनुरोध आपके उज्जैनी के लिए जाने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 47वां, वक्र पंथा यद्यपि इतनेन का नगरी ज्ञाता भवती। तो ये है आपका उज्जैनी, मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। 48वां है, इत्याख्याते पवन तनयम मैथिलीन्मुखी सा से तात्पर्य क्या है? सा से तात्पर्य है यक्षिणी के लिए, इसलिए इसका सी है। और सा आपका स्त्रीलिंग है और सह आपका पुल्लिंग है, ये भी बात याद रखना चाहिए। सा पूछा है इसलिए यक्षिणी हैं। आप समझ रहे होंगे सीता भी हैं, पार्वती भी हैं, लेकिन मेघदूत की बात चल रही है इसलिए इसमें यक्षिणी आएगा। और सूक्ति को आपको अच्छे से पढ़ना है, कहीं आप आंसर गलत नहीं लगा दें। ठीक है, यक्षिणी सी ऑप्शन। अगला है आपका 49वां प्रश्न है, नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्र नेमि क्रमेण। यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह है आपका मेघदूतम से। किससे? मेघदूतम से। उत्तर रामचरितम भवभूति, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मेघदूत कालिदास, किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50वां, कस्यान्त्यन्तं सुखं पनन्तं दुःखं एकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रनेमि क्रमेण। इस श्लोक का आपको संदेश है, इस श्लोक का संदेश क्या है ये पूछा गया है। तो इस श्लोक में जो बात कही गई है वो कहा गया है, किसे अत्यंत सुख या लगातार दुख रहता है, संसार में लोगों की दशा पहिए के चक्र या छोर के समान होती है, अर्थात पहिए का सिरा कभी ऊपर कभी नीचे बराबर इसी क्रम से चलता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य की सुख दुख की अवस्था भी ऊपर नीचे हुआ करती है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सुख दुख परिवर्तनशील है, इसलिए इसका सी आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा है? सी। अगला प्रश्न है 51वां, विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है, तो वो है आपकी नर्मदा नदी। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला है मेघदूते विंध्याचल तले प्रस्ताका नदी वर्णिता। तो ये है रेवा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 53वां, पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? तो बिखरी हुई कौन सी है? आपकी रेवा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54वां है, सापांतो में भुजगशयनादुत्पयते सांगे पाणौ। यहाँ शांग्र प्राणों का तात्पर्य है, तो शांग पाणौ का तात्पर्य है भगवान विष्णु से। किससे है? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु से इसका आशय है, क्योंकि भगवान विष्णु के धनुष का नाम जो है उसे कहते हैं हाथ में धारण करते हैं। भगवान जो विष्णु हैं वो अपने धनुष को कहाँ पे धारण करते हैं? हाथ में, इसलिए उन्हें कहते हैं शांग पाणी। आगे समझ में। अगला है 55वां, मेघदूतम काव्य में नायक विरही अच्छू को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? तो सबसे पहले बात करेंगे नायक। नायक कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ये चारों के नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मित्रों, आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, इसलिए आप लोग जो कमेंट ज़रूर किया करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापग्रस्त हुए थे। कुबेर के यहाँ पर सेवा भाव करते थे,
तो इन्होंने अपना कर्तव्य नहीं किया था, अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया था, इसलिए इनको जो शाप मिला था, अपनी जो है नायिका से दूर रहना पड़ा था। इसका इसलिए आंसर कौन सा है? सी बिल्कुल सही है। देखिए समझ लीजिए, इसमें अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण प्रभु अलकापुरी के स्वामी थे कुबेर ने इनको शाप दिया था। शाप से कैलाश पर्वत पर अवस्थित अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। समझ में आ गया? 56वां प्रश्न है, मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? तो ये दी गई है मित्रों नर्मदा से, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 57वां, मेघदूतम में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो सबको पता होगा मेघदूतम में उदयन राजा का मिलता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम क्या है? बताओ। शिवलिंग महाकाल, क्या है? महाकाल, बी ऑप्शन। तो हे महाकाल, अब की बार टीजीटी में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो, जो भी जो है मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत रंग लेकर के आए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक क्या है? पुष्करावर्तक क्या बताना है? तो ये है मेघों का कुल। क्या है? मेघों का कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60वां, राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक होते हैं? तो राजहंस जो हैं मानसरोवर जाने को रहते हैं। कहाँ पर? मानसरोवर। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। अगला है आपका, ये हो गया आपके 61वां प्रश्न है, मेघदूतम के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है? तो सहयात्री है इनके राजहंस, बी ऑप्शन। अगला है 62वां, मेघदूतम में दिंगनाग क्या है? तो दिंगनाग सबको पता होगा बौद्ध हैं, सी ऑप्शन। अगला है 63वां प्रश्न है, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो विदिशा में दोस्तों आपकी वेत्रवती थी। कौन सी थी? वेत्रवती, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64वां, मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है? तो कथानक का मूल स्रोत है कवि कल्पित। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला है 65वां, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? तो मित्रों यक्ष की जो पत्नी है भैया अलकापुरी में रहती थी। कहाँ रहती थी? अलकापुरी में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? उज्जैनी में कर रही थी या काशी में कर रही थी या आपके अलकापुरी में या विदर्भ में? तो सबको पता पड़ गया होगा अलकापुरी में कर रही थी, सी ऑप्शन। मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूतम में अलका का मिलता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 68वां, किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? तो मेघदूतम में होता है, इसलिए बी ऑप्शन। अगला है आपका, कैलाश पर्वत में कौन सी नगरी बसी हुई है? तो कैलाश में अलकापुरी है, ए ऑप्शन। 70वां प्रश्न है, मेघदूतम की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे करती है? तो 7 दिवसों की जो गणना है वो पुष्पों से करती है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर ए पक्का। अगला क्वेश्चन है 71, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? तो वाम पार्श्व में मित्रों चातक की होती है, सी ऑप्शन। 72 है, मेघदूतम में के प्रथम श्लोक में वर्षभोगेण शब्द आया है, यहाँ पर न का ण के सूत्र से हुआ है। रसाभ्याम नूढ़ समानपदी पूर्वपदा संज्ञा मगह से हुई है, या आपके जो है अटकुपांग व्य वाय अपी से हुई है, कुमति च। तो ये हुई आपकी कुमति च से, डी ऑप्शन। किससे हुई है? कुमति च से हुई है। 73वां, यक्ष के विरह का कितना समय बीत चुका है? तो मित्रों आपको पता है 1 साल का दिया गया था। 1 साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 8 महीने बीत गए हैं। तो 8 महीने बीत गए हैं, तो मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला है आपका 74, मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। तो शापांत की जो अवधि मानी है वो आपकी 4 महीने की। क्यों? क्योंकि 8 महीने तो निकल ही चुके हैं ना उनके, तो कितने बचे हैं? 4। तो इसलिए बी ऑप्शन। मेघदूतम में शाप कितने वर्ष का था? जो शाप दिया गया था वो कितने का था? 3, 2, 5, 1। तो सबको पता होगा 1 वर्ष की है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, सी वर्ष। सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76,
यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था? तो ये 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो प्रवास इनका 1 वर्ष का। देखो प्रश्न बस बदले हैं और आपके आंसर तो वही हैं। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? 1 वर्ष, ए ऑप्शन। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था, तो अवसान का जो दिन था वो था आपका देव प्रबोधिनी एकादशी। स्क्रीनशॉट लीजिए अगर नहीं लिखे हों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके लिए। देव प्रबोधिनी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हाईलाइट दिखते हैं। तो आपका जी सही आंसर क्या जाएगा? डी, देव प्रबोधिनी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 80वां। मेघदूतम के, ये हो गया आपके 79। 80वां है, मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि क्या है? तो शापांत की है देवोत्थानी एकादशी, है ना, बी ऑप्शन। 81 है, यक्ष को शाप दिया था इंद्र ने, नारद ने? इंद्र ने, नारद ने तो नहीं दिया था, कुबेर ने दिया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि कुबेर के जो कार्य था उनका इन्होंने पालन अच्छे से नहीं किया था, इसलिए इनको शाप दे दिया था कुबेर ने। तो अलकापुरी के स्वामी हैं कुबेर जी, यक्ष को शाप दिया है। कवि ने शाप का कारण यक्ष द्वारा अपने कार्य में असावधानी, इनको कार्य जो सौंपा गया था उसमें असावधानी करना बताया गया है, परंतु यह किस प्रकार के कार्य में असावधानी की थी यह नहीं बताया। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? आपका सी ऑप्शन। और आपको भी अपना जो कार्य है, जो टीजीटी की जो आपकी क्लास है, जिस किसी की भी आप ले रहे हैं, कंटिन्यू लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ तो पहले साफ मिल जाता था और अब क्या है, अब परीक्षा में जब 1-2 नंबर से रहते हैं तो आँखों से आंसू आते हैं। इसलिए बेहतरीन तैयारी कीजिए और इस अब की बार आपको टीजीटी तो निकालना ही निकालना है। अगला है, मेघदूत में यक्ष शापित है, कुबेर के द्वारा, शिव के द्वारा? तो कुबेर के द्वारा है, ए ऑप्शन। मेघदूतम में यक्ष को किसने अभिशाप दिया था? तो किसने दिया था? कुबेर ने तो दिया था, डी ऑप्शन। अगला है 84 में, यक्ष का स्वामी कौन था? कुबेर जी स्वामी थे, आपका ए ऑप्शन। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ के निवासी बने? तो रामगिरी के बने थे, सी ऑप्शन। अगला है आपका 86वां प्रश्न, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था? तो रामगिरी पर रहता था, डी ऑप्शन। अगला है 87, यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? तो ये था आपका रामगिरी पर, सी ऑप्शन। कुबेर द्वारा यक्ष के शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो वो रहने लगे थे रामगिरी पर्वत पर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, विरही यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? तो विरही यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहे थे। मार दो, मोहर लगा दो, ठप्पा, आंसर डी पक्का। मेघदूतस्य अभिशप्त यक्षः कुत्र निवसति? तो यह निवसति आपके रामगिरों पर। मित्रों, जो प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान से देखना, जो टीजीटी के क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ही सरल और आपके अच्छे आए हैं, यानी कि मीडियम है, ना ज़्यादा हाई लेवल के हैं ना ज़्यादा सरल हैं। लेकिन जैसे आपके जीआईसी के हुए, पीजीटी के हुए, ये सभी जो भी परीक्षाएं हैं आपकी संस्कृत की, सभी की प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो जितने अभ्यर्थी हमारे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को जो 7 बुक हैं अच्छे से पढ़ लेनी है। जो 7 किताबें हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ो, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के जो व्याकरण हैं उसे आप बिल्कुल घोल करके पी जाइए। मित्रों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का, क्योंकि इतनी प्रश्नोत्तरी करा दी जा रही हैं और प्रश्न आपके वही मिलते जुलते आ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस टॉपिक पर अधिक कमांड हमें करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को संस्कृत से संबंधित आपके समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक समझ में, तो आप लोग कमेंट किया करें, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपका, मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लिखितः परिचितो भवति। तो इसमें जो है, इसमें किसका परिचय दिया गया है? इसमें कहा गया है कि अपने कर्तव्य से, जो यक्ष हैं, कोई यक्ष अपने कर्तव्य से परांगमुख अपनी प्रिया के वियोग से दुस्सह या अत्यंत कष्टदायक और 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले स्वामी के शाप से विनष्ट
महिमा वाला होकर जानकी के स्नान से पवित्र जल वाले और घनी छाया से मुक्त वाले रामगिरी के आश्रम में निवास करने लगा। कहाँ पर? रामगिरियाश्रम। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। अगला है 92। मेघदूतम में यक्ष का नाम क्या है? तो यक्ष का नाम है हेममाली। क्या है यक्ष का नाम? यक्ष का लिख लेना भैया, यक्ष का हेममाली है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93। अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है? तो ये बताया गया है उत्तर दिशा में। किसमें? उत्तर में, बी ऑप्शन। अगला है मेघदूतम का प्रधान रस, स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रधान रस है मित्रों इसका श्रृंगार रस। क्या है? श्रृंगार रस है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला, और ये भी देख लीजिए एक मिनट के लिए, मेघदूतम का जो प्रधान रस है वो क्या है? श्रृंगार है। विप्रलम श्रृंगार मेघदूत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत, इलेजी की कोटि में डालना उचित समझा है। शोक गीत किसे कहा गया है? मेघदूत को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो ये आप नोट कर लेना। शोक गीत भी कहते हैं, इलेजी भी बोलते हैं, मेघदूत को बोलते हैं। और इसमें क्या है कि शोक गीत या करुण गीत न होकर विरह गीत या विप्रलम्ब गीत है। शोक गीत मृत के लिए होता है, यक्षिणी जीवित है और एक वर्ष बाद ये विवाद हैं, लेकिन ये शोक गीत की संज्ञा जो है डॉक्टर कीथ ने दी है। अगला है 95। मेघदूतम का नायक है, तो मेघदूतम का नायक तो यक्ष ही है ना, तो सी ऑप्शन सही है। अगला है 96। मेघदूतम किस छंद में रचित है? तो म से मेघदूत, म से मंदाक्रांता, सी ऑप्शन। अगला है आपका 97। मेघदूते प्रयुक्तम छंदम अस्ति, ये बता ही दिया है मंदाक्रांता, अधिक बताने की जरूरत नहीं है। मेघदूते प्रयुक्त छंदसो नाम अस्ति मंदाक्रांता, यानी मेघदूत में जो प्रयोग हुआ है छंद नामास्ति व नाम है तो मंदाक्रांता है। मेघदूतम किस छंद में निबद्ध है? तो किस में है? मंदाक्रांता में है। बताइए, सभी क्वेश्चन जो बन के आ गए, आंसर भी वही हो गया, तो कहाँ पे जाएंगे ये? भाई सब प्रश्न यहीं से आने हैं ना, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। अगला है आपका 100वां प्रश्न है, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता का हुआ है, सी ऑप्शन। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मंदाक्रांता का हुआ है भैया, बी ऑप्शन। अगला 102। मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग है? म से मंदाक्रांता, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 103 है, मेघदूतम में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं? मारो स्क्रीनशॉट। ये हैं 17 होते हैं मंदाक्रांता में। कितने होते हैं? 17। टीजीटी परीक्षा की 2013 में ये आ चुका है। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? तो वेत्रवती जो नदी है ये आपकी विदिशा में है, इसलिए मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। श्री विशालापुरी वर्तते, 105 का श्री विशालापुरी है आपकी उज्जैनी, ए ऑप्शन। क्या है? उज्जैनी, क्योंकि प्राचीन काल में यह मालवा देश की राजधानी थी और वर्तमान में इसे उज्जैनी के नाम से जाना जाता है। 106वां है, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? तो इसमें जो पद्यों की संख्या है वो आपकी है 121। कितनी है? 121 है, यानी कि सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें दो आपके वो हैं, दो भेदों में बटा हुआ है, पूर्व मेघ में और उत्तर मेघ में, जिसमें पूर्व मेघ में आपके 67 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में आपके 54 श्लोक हैं। इस प्रकार इसके 121 श्लोक बताए गए हैं और सभी के एक अलग अलग टीका के अनुसार भी सब कुछ ब्यौरा दिया गया है, ये आप समझ पा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका 121 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कुंद का पुष्प होता है, तो कुंद का पुष्प दोस्तों होता है आपका सफ़ेद। कैसा होता है? सफ़ेद, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि कुंद का पुष्प सफ़ेद होता है। कुंद पुष्प चमेली पुष्प को कहते हैं। कुंद फूल किसे कहते हैं? चमेली को कहते हैं। यह पुष्प शाम को खिलता है और प्रातः मुरझा जाता है। समझ में आ गया ये? अगला है आपका सूली का अर्थ है, तो सूली का अर्थ क्या है? आपका शिव।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफ़र से अभिप्राय है, तो सफ़र आपका होता है जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, जल में चमकने वाली एक छोटी मछली, सी ऑप्शन। और इसका आपका लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का 110वां, लास्ट मतलब सेकंड लास्ट, कांतोदंत का अर्थ, कांतोदंत का प्रियतम का वृत्तांत, क्या है प्रियतम का वृत्तांत, सी ऑप्शन। और ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, कृतांत का अर्थ है, तो कृतांत का अर्थ है आपका दैव, क्या है दैव, डी ऑप्शन, क्या है दैव, क्योंकि कृतांत का अर्थ दैव है। कालिदास प्रणीत मेघदूतम के उत्तर मेघ के जो 47वां श्लोक है उसमें कृतांत शब्द का प्रयोग हुआ है, और कृतांत में मित्रों बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है कृतः अंतः येनशः। इस प्रकार कृतांत शब्द का अर्थ होता है दैव या भाग्य। अमरकोश कृतांत को इस प्रकार से परिभाषित किया है, कृतांतो यम सिद्धांत दैवा कुशल कर्मेषु। तो ये थे आपके 111 प्रश्न, और आप लोग कमेंट में बताइए कि ये आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, और ये जो प्रयास किया जा रहा है क्या आपके लिए हेल्पफुल है, सहायताबद्ध है या नहीं। और अगर है तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि घर घर संस्कृत, जन जन के पास में संस्कृत। और कमेंट में अपने सुझाव आप लोग ज़रूर प्रेस किया करो, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग बने रहिए अपने ही आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप सभी वीडियो को एक साथ में वॉच कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण सिलेबस आपका करा दिया गया है। नमः संस्कृत।